हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। तो स्वागत है आप सबका हमारे करंट अफेयर्स सेशन में। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रतियोगिता दर्पण का जो मंथली मैगज़ीन आता है करंट अफेयर्स का, उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और अभी जो स्टडी करेंगे ये मई मंथ का एडिशन है, जिसमें कि जो घटनाएँ होंगी वो वन मंथ पहले की होंगी। डैट मीन्स कि मार्च और फरवरी की घटनाएँ उसमें होंगी। एंड हाँ, पिछले कुछ दिनों से क्लासेस रेगुलर नहीं आ पा रही थी, बट अब करंट अफेयर्स की क्लासेस जो रहेंगी वो रेगुलर रहेंगी। तो आप सब ज़रूर सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है नॉलेज लीजिए। तो चलिए देखते हैं हमारा जो पहला आज का टॉपिक है वो क्या है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है राष्ट्रीय घटनाक्रम। अब देखते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम में हमारा पहला टॉपिक क्या है। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम में हमारा पहला टॉपिक है अस्त्र MK1 का हल्के लड़ाकू तेजस विमान से सफल परीक्षण। अस्त्र MK3 मिसाइल के परीक्षण की तैयारियां। अस्त्र MK1 क्या है? ये एक मिसाइल है। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या दिया हुआ है। भारतीय वायुसेना की शक्ति को बढ़ावा देने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA ने स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू तेजस विमान LCA-AFM-K1A से देश में ही विकसित हवा से हवा में मार करने वाली विपांड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण 12 मार्च 2025 को किया। अस्त्र MK1 क्या है? तो ये एक मिसाइल है जो कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। ओडिशा के चांदीपुर तट से किए गए इस परीक्षण के तहत अस्त्र मिसाइल ने हवा में उड़ते हुए लक्ष्य को सटीक निशाना बनाया। चूंकि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, इस परीक्षण के तहत समस्त प्रणाली ने सफल प्रदर्शन करते हुए मिशन के सभी मापदंड पूरे किए। इससे स्पष्ट हो गया कि स्वदेश विकसित यह मिसाइल किसी भी हालत में दुश्मन के विमानों को मार गिराने में सक्षम है। रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार वायुसेना के बेड़े में पहले से शामिल अस्त्र मिसाइल तेजस MK1 A वेरिएंट के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। तो एक चीज़ आप लोग ये भी याद रखिएगा कि अस्त्र MK1 जो है वह स्वदेश निर्मित है। ठीक है, और यहाँ इसका जो परीक्षण हुआ वह कहाँ हुआ? तो ओडिशा के चांदीपुर तट से। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके ताज़ा सफल परीक्षण के पश्चात तेजस विमानों की मारक क्षमता में वृद्धि होगी तथा भारतीय वायुसेना को नया बल मिलेगा। आगे देखते हैं। ज्ञातव्य है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित अस्त्र मिसाइल। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि ये जो MK1 है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? सबसे पहले तो स्वदेश निर्मित है और दूसरा DRDO के द्वारा। ठीक है, विकसित अस्त्र मिसाइल का MK1 संस्करण 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तक हवा से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइल है। कितना किलोमीटर तक यह हवा से हवा में मार कर सकता है? तो 100 किलोमीटर तक। ठीक है, DRDO द्वारा इसके MK3 संस्करण का विकास भी किया जा चुका है। अच्छा, इससे पहले तो हम MK1 के बारे में स्टडी कर रहे थे, एंड MK3 भी DRDO के द्वारा ही विकसित किया गया है। संस्करण का विकास भी किया जा चुका है। अस्त्र MK3 की मारक क्षमता 340 किलोमीटर तक है। अब देखिए, अस्त्र MK1 की जो मारक क्षमता है वो 100 किलोमीटर तक है तथा अस्त्र MK3 की जो मारक क्षमता है वो 340 किलोमीटर तक है। इसे अर्जुन के धनुष के नाम पर गांडीव नाम दिया गया है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि अर्जुन के धनुष के नाम पर गांडीव नाम कौन सी मिसाइल को दिया गया है? तो अस्त्र MK3। ठीक है, गांडीव नाम कौन सी मिसाइल को दिया गया है? तो अस्त्र MK3 को गांडीव नाम दिया गया है। ये याद रखिएगा आप लोग। गांडीव मिसाइल 5वीं पीढ़ी तक के लड़ाकू विमानों को भी निशाना बना सकती है। इस बेहद खतरनाक मिसाइल के ज़मीन से 2 परीक्षण किए जा चुके हैं। शीघ्र ही इसका पहला हवाई परीक्षण किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार की स्वदेशी कंपनी से खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय का अनुबंध। लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार, ठीक है, ये क्या है? तो रडार है, इसका नाम है अश्विनी। ठीक है, और इस स्वदेशी कंपनी से खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय। अच्छा, इसका जो निर्माण होगा वह भी स्वदेशी कंपनी ही करेगी, यानी कि ये किसी बाहर देश से नहीं खरीदा जाएगा। तो आगे देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने सशक्तिकरण के साथ साथ स्वदेशी रक्षा उत्पादन के मामले में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार की स्वदेशी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से खरीद के लिए इतना करोड़ का अनुबंध रक्षा मंत्रालय ने मार्च 2025 में किया है। ठीक है, तो कौन सी कंपनी से ये रडार खरीदी जाएगी? तो BEL। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं रडार विकास प्रतिष्ठान द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किए गए इस लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार को अश्विनी नाम दिया गया है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि अश्विनी जो है किस चीज़ का नाम है, तो ये एक रडार का नाम है। ठीक है, जिस तरह से वहाँ पे गांडीव नाम था अस्त्र MK3 का जो कि एक मिसाइल है, उसी तरह यहाँ पे अश्विनी नाम है जो कि एक रडार है। तो लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार, और ये भी स्वदेश निर्मित है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। यह रडार उच्च गति वाले लड़ाकू विमानों से लेकर मानव रहित हवाई यानों और हेलीकॉप्टरों जैसी धीमी गति से चलने वाले लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम है। वायुसेना में शामिल किए जाने से उसकी परिचालन क्षमता में काफ़ी वृद्धि होगी। अश्विनी की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ रक्षा मंत्रालय के अनुबंध पर हस्ताक्षर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में नई दिल्ली में 12 मार्च 2025 को किए गए। इस अनुबंध को विदेशी मूल के उपकरण निर्माताओं पर निर्भरता को कम करके रक्षा उत्पादों के निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें बस कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे जिसको कि आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे हमारा अगला टॉपिक, एक मिनट। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा लॉन्च के बाद भी लक्ष्य बदलने में सक्षम नेवल एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण। हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ रहे हैं या फिर साइंस एंड टेक, पता नहीं। चलिए देखते हैं क्या है। लॉन्च के बाद भी लक्ष्य बदलने में सक्षम नेवल एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण। मिसाइल प्रौद्योगिकी में एक और उपलब्धि हासिल करते हुए भारत ने अपनी तरह की पहली स्वदेशी नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफल परीक्षण किया है। अच्छा, इस मिसाइल का नाम है शॉर्ट रेंज। ये भी पहली स्वदेशी नेवल एंटीशिप मिसाइल है। ठीक है, भारतीय नौसेना के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित इस मिसाइल की खास बात यह है कि एक बार लॉन्च किए जाने के बाद भी अपने लक्ष्य को यह बदल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि एक बार लॉन्च किए जाने के बाद भी अपने लक्ष्य को यह मिसाइल बदल सकती है। इस मिसाइल का नाम क्या है, तो शॉर्ट रेंज, और ये एक स्वदेशी नेवल एंटीशिप मिसाइल है। और इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन व नौसेना ने संयुक्त रूप से ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से इसका सफल परीक्षण 25 फरवरी 2025 को किया। नौसेना के 42 बी सीकिंग हेलीकॉप्टर से लॉन्च की गई इस मिसाइल ने छोटे जहाज के टारगेट को सीधे हिट किया। समुद्र की सतह के निकट ही उड़ान भरने वाले इस मिसाइल ने परीक्षण के दौरान मिसाइल की मैन इन लूप विशेषता को सिद्ध कर दिया। इस फीचर के चलते पायलट पूरी उड़ान के दौरान मिसाइल पर नियंत्रण रख सकता है तथा मिसाइल लॉन्च होने के पश्चात पायलट उसमें लगे कैमरे से लाइव फीड देखकर अपने लक्ष्य को दोबारा चुन सकता है। मिसाइल में दो तरफा डाटा लिंक सिस्टम है जो पायलट को उड़ान के दौरान मिसाइल को बीच में ही लक्ष्य बदलने में मदद करता है। मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए DRDO, भारतीय नौसेना तथा उद्योगों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मैन इन लूप सुविधा उड़ान के दौरान मिसाइल को पुनः लक्ष्यीकरण की क्षमता प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक हमारा है T-72 टैंकों के लिए रूस से इंजन की खरीद के लिए अनुबंध। T-90 टैंकों के लिए भी उन्नत इंजनों की खरीद की योजना, यानी T-72 टैंकों के लिए रूस से इंजन की खरीद। चलिए देखते हैं क्या। भारतीय सेना के T-72 टैंकों के लिए 1000 HP इंजनों की खरीद के लिए रूस की रोसोबोरोन एक्सपोर्ट कंपनी के साथ $248 मिलियन के सौदे पर रक्षा मंत्रालय ने हस्ताक्षर 7 मार्च 2025 को किया है। ठीक है, भारतीय सेना के मुख्य युद्धक T-72 टैंकों में 780 HP के इंजन है। ठीक है, ये क्या है, तो भारतीय सेना के मुख्य एक युद्धक है T-72। ठीक है, जिसके लिए इंजन खरीदा जा रहा है, कहाँ से खरीदा जा रहा है, तो रूस से खरीदा जा रहा है। और जिसकी इंजन होगी कितनी HP की, तो 1000 HP की। और अब तक उसमें जो इंजन है वो कितना HP का है, तो 780 HP का है। ठीक है, इन टैंकों के मौजूदा बेड़े को 1000 HP इंजनों से लैस करने से सेना की युद्धक गतिशीलता एवं आक्रामक क्षमता में वृद्धि होगी। रोसोबोरोन एक्सपोर्ट से खरीदे जाने वाले यह इंजन पूरी तरह से तैयार तथा असेंबल किए जाने के अर्ध तैयार अवस्था में भी होंगे। आगे चलते हैं। अच्छा, रूस की कौन सी कंपनी से खरीदी जा रही है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो रोसोबोरोन एक्सपोर्ट कंपनी से खरीदी जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। रक्षा क्षेत्र में मेक इन
इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए रूसी कंपनी के साथ किए गए अनुबंध में बाद में लाइसेंस प्राप्त उत्पादन के लिए अवारी चेन्नई स्थित आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड हैवी व्हीकल फैक्ट्री को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी शामिल है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 को सुधार वर्ष के रूप में मनाने की रक्षा मंत्रालय के कदमों के तहत 54,000 करोड़ के 8 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने आवश्यकता के अनुरूप स्वीकृति 20 मार्च 2025 को प्रदान की। यानी कि 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है। भारतीय सेना के T-90 टैंकों की युद्ध क्षेत्र गतिशीलता में वृद्धि के लिए इसके मौजूदा 1000 HP इंजनों को उन्नत करने के लिए 1350 HP इंजनों की खरीद हेतु मंजूरी भी इसमें शामिल है। आगे देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक है 45 से 50 किलोमीटर की दूरी तक मारक क्षमता वाली तोपों की स्वदेशी कंपनी से ही खरीद के प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी। तो 40 से 50 किलोमीटर की दूरी तक मारक क्षमता वाली तोपें जो है वो खरीदी जाएगी। कहाँ से? तो स्वदेशी कंपनी से ही खरीदी जाएगी। ठीक है, जिसको कि सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो चलिए देखते हैं, हल्के लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों, रडार प्रणालियों व मिसाइलों के पश्चात अब तोप निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी लंबी छलांग लगाने की भारत की तैयारी है। सेना की मारक क्षमता को और अधिक सटीक एवं अचूक बनाने के लिए अब देश में ही विकसित एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, तोपों तथा गन टोइंग व्हीकल्स की खरीद रक्षा मंत्रालय द्वारा की जाएगी। लगभग 7,000 करोड़ की लागत से 45 किलोमीटर की दूरी तक मारक क्षमता वाली ऐसी 307 तोपों तथा 327 गन टोइंग व्हीकल्स की देश में ही भारत फोर्ज लिमिटेड और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड से खरीद के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने मंजूरी 20 मार्च 2025 को प्रदान की है। ATAGS स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित 155 मिलीमीटर की तोप है। विकसित और निर्मित 155 मिमी की तोप है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी व बेहतर मारक क्षमता के साथ यह स्वदेशी तोप सेना की मारक क्षमता में वृद्धि करेगी। ठीक है, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी व बेहतर मारक क्षमता के साथ यह स्वदेशी तोप सेना की मारक क्षमता में वृद्धि करेगी। सेना के लिए स्वीडन से खरीदी गई बोफोर्स तोप भी 155 मिमी की है, किंतु 52 कैलिबर की लंबी बैरल के साथ ATAGS की मारक क्षमता 45 किलोमीटर तक हो जाती है, जबकि बोफोर्स तोपों की मारक क्षमता 29 किलोमीटर तक है। भारतीय निजी उद्योग भागीदारी के सहयोग से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा विकसित ATAGS तोपों में 65% से अधिक कंपोनेंट देश में ही विकसित है। ठीक है, यह विकास न केवल भारत की रक्षा उद्योग को मजबूत बनाता है, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाते हुए विदेशी आयात पर निर्भरता को भी कम करेगा। साथ ही पूर्णतः स्वदेशी प्रणाली होने के कारण ATAGS तोपों का रखरखाव व इसके लिए पूंजी की आपूर्ति श्रृंखला आसान होगी। चलिए, उसमें कुछ फैक्ट उस तरह से तो कुछ खास था नहीं। आगे देखते हैं, केदारनाथ व हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी। ठीक है, कहाँ के लिए? तो केदारनाथ व हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। चलिए देखते हैं क्या। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में तथा हेमकुंड साहिब चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, दोनों तीर्थ स्थलों के लिए लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष आते हैं तथा उनकी यह यात्रा अति दुर्गम होती है। केदारनाथ व हेमकुंड साहिब के लिए श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम बनाने के लिए इन दोनों धार्मिक स्थलों के लिए रोपवे निर्माण की सरकार की योजना है। इसमें 6,811 करोड़ की अनुमानित लागत से पूरी की जाने वाली इन परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामले की समिति ने गत 5 मार्च को मंजूरी प्रदान की है। केदारनाथ के लिए रोपवे 12.9 किलोमीटर लंबा होगा। ठीक है, जो कि यह सोनप्रयाग से शुरू होगा और यह विश्व के सबसे लंबे रोपवे में से एक होगा। केदारनाथ के लिए जो रोपवे बनेगा वो कितना किलोमीटर लंबा होगा? तो 12.9 किलोमीटर, और सोनप्रयाग से यह शुरू होगा और यह विश्व के सबसे लंबे रोपवे में से एक होगा। इसके तैयार हो जाने के पश्चात तीर्थयात्री सोनप्रयाग से केदारनाथ तक की दूरी जो लगभग 21 किलोमीटर है 60 मिनट में पूरी कर सकेंगे। अभी इसके लिए पैदल यात्रा में 8 से 9 घंटे लगते हैं। इस परियोजना की अनुमानित लागत इतना करोड़ आकलित की गई है।
आगे देखते हैं। दूसरी प्रस्तावित हेमकुंड साहिब परियोजना के तहत उत्तराखंड में गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण किया जाएगा। इसकी पूंजीगत लागत 2730.13 करोड़ अनुमानित है। यह रोपवे 2 खंडों में बनेगा, गोविंद घाट से घांघरिया 10.55 किलोमीटर तथा घांघरिया से हेमकुंड साहिब 1.85 किलोमीटर। इससे गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब की यात्रा 45 मिनट में पूरी की जा सकेगी। अभी 19 किलोमीटर पैदल मार्ग की इस यात्रा में लगभग 12 घंटे लगते हैं। दोनों परियोजनाओं को BOT यानी कि बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर बोट मॉडल के तहत लागू किया जाएगा, अर्थात कोई निजी कंपनी इन्हें बनाएगी और संचालित करेगी और फिर सरकार को ये सौंप दिया जाएगा। आगे देखते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में ये है माधव राष्ट्रीय उद्यान, देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य। देखते हैं आगे। मध्य प्रदेश में शिवपुरी स्थित माधव राष्ट्रीय पार्क को अब बाघ अभ्यारण्य के रूप में राज्य सरकार ने मार्च 2025 में अधिसूचित किया है, ठीक है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसकी अधिसूचना 7 मार्च 2025 को जारी की गई। देश का यह 58वां बाघ तथा मध्य प्रदेश में यह 9वां बाघ अभ्यारण्य है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि देश का यह 58वां बाघ अभ्यारण्य है। क्या नाम है उसका? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान, तथा मध्य प्रदेश का यह 9वां बाघ अभ्यारण्य है, ठीक है। और कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी स्थित माधव राष्ट्रीय पार्क को शिवपुरी स्थित माधव राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। जगह का नाम रखिएगा, याद रखिएगा। और कब इसे बनाया गया? तो मार्च 2025 में इसे अधिसूचित किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। इससे पूर्व नवंबर 2025 में छत्तीसगढ़ स्थित गुरु घासीदास तमोर पिंगला अभ्यारण्य को देश के 56वें बाघ अभ्यारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व के रूप में तथा दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश स्थित रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को 57वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। माधव राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सभी वन्यजीव प्रेमियों व संरक्षणवादियों को इसके लिए बधाई दी है। आगे यहाँ पे जितने भी टाइगर रिजर्व हैं वो सारे, जैसे असम में 4 टाइगर रिजर्व हैं, मानस, नामेरी, काजीरंगा एंड ओरांग। तो आप इन सब की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मार्च 2025 की जो स्थिति है वो यहाँ पे दिया गया है। जितने भी राज्य हैं उनमें जितने भी टाइगर रिजर्व हैं तो वो सारा दिया गया है। और अभी हम लोग मध्य प्रदेश को स्टडी कर रहे थे, तो देखिए मध्य प्रदेश इससे पहले रातापानी बाघ अभ्यारण्य जो है 2024 में ये था, जो कि 8वां है। और अभी जो ये माधव टाइगर रिजर्व है ये 9वां है, ठीक है। मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है और पूरे देश का 58वां टाइगर रिजर्व है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और हमारे बिहार में जो है वो देखिए, हमारे बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि, ठीक है। और झारखंड में भी एक ही है, पलामू। ओके, तो आज के लिए थैंक्स। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। और आप लोग चाहें तो टाइगर रिजर्व जितने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आप सबको काम देगा, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।